हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपका कंपलसरी पेपर बाल विकास, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है बुद्धि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि कितने प्रकार की होती है। वैसे बुद्धि तो दो प्रकार की है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। किंतु आज की आधुनिक युग में नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए ढंग से नए नए परीक्षणों के माध्यम से अनेक बुद्धि परीक्षण किए हैं, जिसमें तीसरा है आपका अन्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत द्विमापी बुद्धि परीक्षण और कारक विश्लेषण पर आधारित बुद्धि परीक्षण। तो आइए जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि बुद्धि क्या है और बुद्धि लब्धि के द्वारा किस तरह आप व्यक्तियों में या बालकों में भिन्नता दर्शा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों में जब भिन्नता की बात आती है या अंतर का बात आता है, तो हम कहीं ना कहीं बुद्धि के आधार पर ही उन दोनों व्यक्तियों में हम अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं और कह पाते हैं कि अमुक व्यक्ति का बुद्धि स्तर इस प्रकार का है और अमुक व्यक्ति का बुद्धि स्तर इस प्रकार का है। तो उसी श्रेणी में आ जाते हैं कि बुद्धि परीक्षण कि बुद्धि का परीक्षण किस प्रकार से और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं बुद्धि के प्रकार। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसके जो अंतर्गत जो आती है वह होती है जब हम किसी एक व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, तो इसे हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है कि एक समय में केवल एक व्यक्ति से ही परीक्षणकर्ता परीक्षा लेता है। यानी कि व्यक्ति के सम्मुख परीक्षण समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है और उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि यह व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण के में जो प्रशासन होता है उसमें कुशलता और दक्षता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल प्रशिक्षित और ही परीक्षणकर्ता ही व्यक्तिगत परीक्षण की उपयोगिता को सिद्ध करता है। यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिससे कि वह सही से आकलन कर पाए। अब आते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ द्वितीय यानी दूसरे विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ था। तब सेना में सैनिकों इत्यादियों की भर्ती करनी होती थी, मतलब समूह का परीक्षण। भाई व्यक्तिगत आधार पर तो हम एक व्यक्ति का परीक्षण कर सकते हैं, तो लेकिन हमें ज्यादा लोगों का अगर परीक्षण करना है और एक एक आदमी का परीक्षण करेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में हमें जब सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने उनका परीक्षण करना चाहा बुद्धि के हिसाब से। तो उस समय एक नई बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सेना में सैनिकों तथा अधिकारियों की भर्ती के लिए इच्छुक हजारों लाखों व्यक्तियों की मानसिक योग्यता का मापन करना था। इसलिए ऐसे बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत हुई जो एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सके। यानी एक साथ कई व्यक्तियों से परीक्षाओं को लिया जा सके, इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली शुरू करनी थी। इसका फलस्वरूप आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण हुआ। तो जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है वह अंग्रेजी भाषा जानने वाले के लिए था तथा आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए था। नोट कर लीजिए, सामूहिक परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है और आर्मी बीटा परीक्षण अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए है। वह अशिक्षित के लिए आर्मी बीटा परीक्षण था, अशिक्षितों के लिए भी। यानी जो
अंग्रेजी जानते थे उनसे आर्मी अल्फाबेट परीक्षण होता था, और जो अंग्रेजी नहीं जानते थे या कम पढ़े लिखे थे उनके लिए आर्मी बीटा परीक्षण था। और कहीं ना कहीं यह सभी के साथ सामूहिक रूप से यह परीक्षा एक साथ संपन्न कराई जा सकती थी। इस प्रकार की परीक्षा थी। अब इसकी विशेषता क्या थी? सामूहिक बुद्धि परीक्षण व्यवहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी थी, क्योंकि इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों को परीक्षा के में सम्मिलित किया जाता है। और इसका कारण यह होता है कि जब एक साथ हम अनेक व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं तो कहीं ना कहीं समय बचता है, धन बचता है, स्थान बचता है, परीक्षणकर्ता भी कम मात्रा में होने से काम चल जाता है, क्योंकि समूह में लोग ज्यादा होते हैं। यानी अत्यधिक दृष्टि से यह मितव्ययी होता है, यानी कम खर्चीला होता है। विशेष परीक्षण की आवश्यकता न होने के कारण साधारणतया इसे परीक्षणकर्ता सफलतापूर्वक करा लेते हैं। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का मापीकरण अपेक्षाकृत सरल और सुगम होता है बजाय कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के। तो ये दो चीज तो स्पष्ट हो गई कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है। अब आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये कि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति से यह प्रशासित किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि यह इसका अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी चीज का परीक्षण हम करते हैं एक बार में, तो जो निष्कर्ष एक बार में आता है वही निष्कर्ष दूसरे बार में आना चाहिए। तो ये लगता है कि वस्तुनिष्ठ है। परीक्षा में अंकन जो कार्य किया गया वह सही और विश्वसनीय है। नेक्स्ट ये है कि यह कम और समूह के लोगों के द्वारा नहीं होता, इसलिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगता है। इसकी वैधता प्रायः संतोषजनक होती है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति सम्मिलित होता है। इसमें प्रायः मौखिक होना पाया था और इसमें गुणात्मक भेद कहीं अधिक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा। अब आते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य यह है कि जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत शाब्दिक यानी शब्दों का चयन किया जाता है, यानी शब्दों के माध्यम से इस बुद्धि परीक्षण को संपन्न किया जाता है। अमेरिका में इसे आर्मी अल्फा परीक्षण की संज्ञा दी जाती है। यानी कि शाब्दिक परीक्षा जो है वह शब्दों का यूज होता है। अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार की जो परीक्षा है इसमें कम से कम एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है। साथ में आर्मी बीटा के अंतर्गत अशाब्दिक परीक्षण पिंजन यानी कि एक प्रकार से संकेतों के माध्यम से और क्रियात्मक माध्यम से यह परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिसको हम आज के समय में साइको भी बोलते हैं। यानी कुछ चित्र दे दिया जाता है, कुछ पजल दे दिए जाते हैं, भूल भुलैया जैसे डायग्राम दे दिए जाते हैं, उनके माध्यम से यह परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिसे हम अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब आते हैं शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है कि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तियों का जो समावेश होता है उसमें सिर्फ एक व्यक्तियों से ही यह परीक्षा संपन्न कराई जाती है। यानी बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण तभी कहलाती है जब इसको संपन्न करने में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है कि जब एक से अधिक बुद्धि परीक्षण का किया जाता है जो कहीं ना कहीं इससे मेल खाता है। तो इसके जो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता थे वो थे डिटरमैन और बर्ट, जिसको आजकल हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। और भारत में इस बुद्धि परीक्षण को करने वाले एम.के. कुलश्रेष्ठ, नोट कर लीजिए, एम.के. कुलश्रेष्ठ, और ये है डॉक्टर सी.एम. भाटिया। अब आते हैं अन्य बुद्धि परीक्षण। तो अन्य बुद्धि परीक्षण में जो था वह कुछ
बातों को ध्यान रखकर इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो पहला है द्विमापी बुद्धि परीक्षण। तो द्विमापी बुद्धि परीक्षण जो था, अमेरिका में केवल ऐसे ही परीक्षण तैयार किए जाते हैं जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो, परंतु ऐसे भी तैयार किए जाते हैं जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही हो, यानी अलग अलग हो और एक साथ दोनों हो। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे परीक्षण से जिनमें शाब्दिक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न हो। इस परीक्षण का प्रयोग करने से निदानात्मक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी गई। यानी इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण करने से कहीं ना कहीं जो बुद्धियों में समस्या उत्पन्न होती है उसका भी निदान करने का बात रखी गई। यानी कि शाब्दिक भी है, अशाब्दिक भी साथ साथ, और साथ में क्रियात्मक होगी। यानी उसकी बुद्धि, अगर कोई ये कहता है अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि को मापन करना हो तो हमें शाब्दिक का भी ज्ञान होना चाहिए, अशाब्दिक का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी बुद्धि निहित हो किसी भी प्रकार की, उसको हम द्विमापी बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक तरह से यह निदानात्मक बुद्धि परीक्षण है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको शाब्दिक का ज्ञान होता है, जिनको ज्ञान शाब्दिक का नहीं होता है, जिनको अशाब्दिक का ज्ञान है उनको अशाब्दिक का ज्ञान नहीं होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो क्रियात्मक बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात द्विमापी बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इन तीनों परीक्षणों का समावेश होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का जो परीक्षण है वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कि इनके। नेक्स्ट है कारक विश्लेषण पर आधारित बुद्धि परीक्षण। तो कुछ ऐसे बुद्धि परीक्षण हैं जिनको सांख्यिकी विधियों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। यानी सांख्यिकी विधियां, यानी सांख्यिकी विधियों के आधार पर डाटा कलेक्शन करके उनके बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है। यानी कि कारक विश्लेषण पर आधारित बुद्धि परीक्षण। नोट कर लीजिए। तो इससे स्पष्ट हो गया। सामूहिक में आ जाते हैं, इसमें लिख लेते हैं। अर्थात इन दोनों को अगर समायोजित करेंगे तो जो अभी तक बुद्धि परीक्षण चल रही है उसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए भी श्रेष्ठ मानते हैं कि कहीं ना कहीं यह मितव्ययी है, कम खर्चीली है, कम समय में हो सकता है और ज्यादा लोगों पे हम इस परीक्षण को कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं बुद्धि के प्रकार में सामूहिक बुद्धि परीक्षण को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका प्रयोग सेनाओं और आजकल के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग अगर हम टीटी परीक्षा सामूहिक परीक्षण है तो उसमें इस टाइप की जो परीक्षण है वो सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हम साइको से संबंधित ले सकते हैं, इंटरव्यू हो गया जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो उसमें एक बार में एक ही व्यक्ति से परीक्षण संभव हो पाता है। अब सामूहिक परीक्षण कहीं ना कहीं एक से ज्यादा व्यक्तियों पर होता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उसको हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से देना होता है और इसमें अशाब्दिक में चित्रों या स्थूल सामग्री के द्वारा
दिया जाता है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इनका प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोगों पे किया जाता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी मंद बुद्धि और निरक्षर लोग भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब आते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। इन परीक्षण के माध्यम से परिणामों को विद्यार्थी स्वतंत्रतापूर्वक करने में सक्षम होता है। इनको करने के लिए उसे क्रियात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से परीक्षण को करना पड़ता है। ये कम व्यय और साध्य होते हैं, ये अपेक्षाकृत अधिक व्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हमें कोई चीज लिखकर कम मात्रा में उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हमको वह प्रत्ययों को इकट्ठा करना पड़ता है, यानी उनको संकेतक रूप में लाना पड़ता है और उनको ढेर सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अधिक व्यय वाली है और यह मित व्ययी है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बुद्धि के जो प्रकार हैं वह कहीं ना कहीं बुद्धि अलग अलग परीक्षणों के माध्यम से हम बुद्धि का पता लगाते हैं कि कौन व्यक्ति किस बुद्धि स्तर का है। यानी बुद्धि के स्तर का पता लगाने के लिए इन परीक्षणों के माध्यम से हम बुद्धि का परीक्षण से उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।